हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। एकलव्य एकेडमी परिवार में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में हमारी कुछ चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर देखो, जितनी भी चीज़ें कराई जा रही हैं वो आपके ऑल ओवर जितने भी एग्ज़ाम के अंदर हिंदी आती है, चाहे वो एग्ज़ाम आपके छोटे हों बड़े हों जैसे भी हों, सभी के अंदर जो जो चीज़ें आपकी हिंदी में पूछी जाती हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर कराई जा रही हैं। तो जितना हो सके चीज़ों से जुड़िए और करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था विशेषण। विशेषण टॉपिक में कुछ चीज़ें हमने कर ली थी और कुछ चीज़ें आज हमारी रह गई थी, उसे हम आज खत्म करेंगे। तो उसमें जो जो चीज़ें हम कर चुके थे उन चीज़ों का पहले रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, कि हमने क्या किया था और उसमें चीज़ें कैसे कैसे थी। फिर उसके बाद अपने आगे की चीज़ें शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले हम अपनी पीछे वाली क्लासेस देख लेते हैं कि उसमें हमारा क्या क्या था, ठीक है। हमने क्या किया था इसके अंदर, हमने किया था विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, जहां पर किसी भी चीज की, व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की विशेषता बता दी जाए वो चीज विशेषण कहलाती है। विशेषण के हमने दो पद पढ़े थे। पद में कौन से होते हैं दो पद, पहला होता है, या ऐसा नहीं कह सकते पहला, इसमें एक पद होता है विशेष्य और दूसरा होता है विशेषण। जहां पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात की जा रही है वो चीज क्या होता है, विशेष्य, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो कहलाता है विशेष्य, और जो विशेषता बताई जा रही है वो कहलाता है विशेषण। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रविशेषण। ये चीजें हमारी हो गई थी, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमने पढ़ा था विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद हमने कितने पढ़े थे, चार। चार में सबसे पहला हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हो जाते हैं, दो, मौलिक और यौगिक। मैंने सार्वनामिक के अंदर बताया था वे शब्द जो सर्वनाम से पहले आ जाते हैं, या जहां पर संज्ञा के शब्द सर्वनाम से पहले आ जाते हैं वहां पर हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। संज्ञा से पहले किसके शब्द आ जाते हैं, सर्वनाम के शब्द, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है सर्वनाम। तो ऐसे भी बोल सकते हैं सर्वनाम प्लस नाम, पहले सर्वनाम के शब्द और उसके बाद फिर संज्ञा। फिर दूसरा किया था हमने गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में मैंने आपको बताया था जहां पर रंग, काल, दशा, आकार, स्थान व गुण, अवगुण के आधार पर विशेषता बता दी जाती है, वो सब चीजें हमारी क्या होती हैं, गुणवाचक विशेषण। यदि कहीं पर शब्द आ गया घिनौना तो किसके अंदर आएगी, गुणवाचक विशेषण के अंदर। या फिर शब्द आ गया हमारा बच्चा कपड़ा गीला करता है, तो यहाँ पर आपका विशेषण वाला शब्द क्या है, गीला, ठीक है। और वो किसके अंदर जाता है, वो जाता है दशा के अंदर। ये चीजें हमने कल कर ली थी। नेक्स्ट है हमारी संख्यावाचक, जहां पर विशेषता संख्या के शब्दों के माध्यम से बताई जाती है। इसके दो भेद बताए थे मैंने, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। जहां पर चीजें निश्चित होती हैं वहां पर निश्चित संख्यावाचक, जहां पर चीजें निश्चित नहीं होती वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और निश्चित संख्यावाचक के अंदर हमारे आ जाते हैं ये सारे के सारे भेद, 6 के 6। कौन कौन से, पहला गणनावाचक। गणनावाचक जहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हमारे नंबर्स आते हैं, गिनतियां आती है, वहां पर हमारा गणनावाचक आ जाता है। गणनावाचक के दो भेद बताए थे, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक जहां पर सीधी सीधी संख्या आ जाती है 1 2 3 4 इस तरह से। अपूर्णांक भी जहां पर आ जाए आधा, सवा, पौना, ऐसे शब्द आ जाए वो अपूर्णांक। दूसरा मैंने बताए थे आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक जहां पर शब्दों में गुना शब्द लगा दिया जाता है, जैसे कहा जाए दूध में दुगना पानी मिला दिया, या तुमने दुगना समय लगा दिया, ऐसा कोई भी शब्द आ जाए तो क्या हो जाता है हमारा आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण या निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है क्रमवाचक, जहां पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पहला, दूसरा, तीसरा शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर क्रमवाचक हो जाता है। जहां पर शब्द समुदाय में होता है दोनों चारों, यानी कहा जाए
घर के चारों ओर पौधे लगे हुए हैं, तो वहां पर कौन सा आ जाएगा? समुदायवाचक विशेषण। नेक्स्ट है प्रत्येक वाचक, हर एक बच्चा काम को करके लाएगा। यहाँ पर कौन सा विशेषण का भेद प्रयोग हो रहा है? तो प्रत्येक वाचक। ठीक है, लास्ट और अंतिम था समुच्चय वाचक, जहां पर शब्दों को कुछ इस तरह से प्रयोग कर दिया जाता है, पंजा, दर्जन, सैकड़ा, बत्तीसी। ये सारे शब्द हमारे किसमें आ जाते हैं? समुच्चयवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी क्या चीजें हैं? निश्चित हो रही हैं, इसीलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के ये भेद हो जाते हैं। आज जो हम चीज करेंगे उसका नाम है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, क्या करेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहां पर चीजें निश्चित नहीं होती हैं, अनिश्चित होती हैं, लेकिन उन चीजों को अनिश्चित करने के लिए भी कुछ ना कुछ शब्द होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि चीजें निश्चित नहीं हो रही हैं। देखो, सबसे पहले तो एक बात कि हमारा जो संख्यावाचक होता है उसके अंदर जितनी भी चीजें आती हैं सारी ऐसी ही आएंगी जिसकी हम गिनती कर सकें। मापन वाली चीजें या नाप तोल वाली चीजें संख्यावाचक के अंदर नहीं जाती। जैसे हम दूध ले लें, चीनी ले लें या सब्जी ले लें, अगर हम उसे गिनकर ला सकते हैं तो ही संख्यावाचक में रखेंगे, और अगर चीज हमारी क्वांटिटी में आ रही है, मापन में आ रही है, तोल में आ रही है, तो वो फिर संख्यावाचक में नहीं जाएगा। क्या जाएगा संख्यावाचक के अंदर? हर वो चीज जिसकी गणना या गिनती की जा सकती है। अगर बच्चे से कहा जाए कि 5 पेंसिल लेकर आओ, तो निश्चित संख्यावाचक के अंदर क्या गया? ये गणनावाचक। ठीक है, उसके भेद के अंदर। लेकिन यदि कहा जाए कि बच्चा कक्षा में 5-7 पेंसिल लेकर आता है, या बच्चा कक्षा में 5-7 पुस्तकें लेकर आता है, तो जो हम कह रहे हैं कि बच्चा कक्षा में 5 या फिर 7 पुस्तकें लेकर आ रहा है, तो उसके पास 5 है कि 7 है हमें नहीं पता, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक के अंदर। ठीक है, कंफर्म है। अगर बच्चा कुछ किताबें लेकर आता है तो भी किसमें आया? अनिश्चित संख्यावाचक। कक्षा में लगभग, अगर लगभग शब्द लगाकर लिख दिया जाए कि कक्षा में लगभग 10 बच्चे होंगे, तो भी किसमें गया? अनिश्चित संख्यावाचक। बच्चे के पास ढेर सारे खिलौने हैं, तो ढेर सारे में पता नहीं भाई ढेर उसका कितने खिलौनों का है। ठीक है, ढेर सारे खिलौने हैं, तो ये ढेर सारा किसमें चला गया? अनिश्चित। या कह दिया जाए चंद रुपयों के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया। अब चंद रुपयों में देखो, सबसे पहली बात तो ये कि रुपयों की गिनती की जाती है ना। अब उन रुपयों में चंद रुपये कह दिए तो कितने हैं हमें कंफर्म नहीं है। जहां पर निश्चित ना हो पाए वो अनिश्चित के अंदर चला जाता है। कहा गया कि थोड़ा या थोड़े से बर्तन साफ कर दो, थोड़ा सा भोजन दे दो, थोड़ी सी पुस्तकें इधर रख दो, या थोड़े से इधर हो जाओ उधर हो जाओ। अगर थोड़ा शब्द आया तो भी किसमें जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक के अंदर। तो अगर आपके वाक्य में ऐसे लिखा है 5, 7, 10, 15 इस तरह से गिनती आई है तो भी अनिश्चित वाचक, और अगर इनमें से कोई भी शब्द आता है तो भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। कंफर्म है सबको? फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जहां पर चीजों में क्वांटिटी की बात की जाती है। परिमाण अर्थात मापन की जहां पर बात की जाती है वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। और परिमाण नामक विशेषण के 2 भेद हो जाते हैं। एक हो जाता है निश्चित और दूसरा हो जाता है अनिश्चित। ठीक है, इसमें भी वही रूल लागू होता है कि जहां पर मापन संबंधी चीजों की निश्चित संख्या बता दी जाए वो सब के सब चले जाते हैं निश्चित परिमाणवाचक के अंदर, और जहां पर निश्चित संख्या ना बताई जाए
वहां पर हो जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हमने कहा कि मोहन 2 किलो आलू लाता है। मोहन 2 किलो आलू लाता है। तो यहाँ पर आलू की मात्रा कितनी है? आलू लाता है। अब वो 2 किलो अगर आलू ला रहा है तो इसमें निश्चित हो गया कि आलू लाया तो 2 किलो लाया और यहाँ पर संख्या निश्चित है। अगर हम कह दें कि मोहन आलू लाता है तो भी क्या हो गया? अनिश्चित। कितने लाता है हमें नहीं पता। ठीक है। अगर कह दिया जाए कि मोहन थोड़े से आलू लाता है तो भी अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि आलू गिनती में नहीं लाए जाते, हमेशा क्वांटिटी में, मापन में, तोल में ही आते हैं। अगर कह दिया जाए कि मदन थोड़ी सी चीनी लाता है तो भी किस में गया? परिमाणवाचक के अंदर, क्योंकि चीनी भी कैसे आती है? तोल के साथ। ठीक है। तो जहां भी क्वांटिटी की बात निश्चित हो वहां पर निश्चित परिमाणवाचक, और जहां पर क्वांटिटी निश्चित ना हो, मापन की बात निश्चित ना हो रही हो, वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक आ जाता है। ठीक है। अब एक चीज आती है बुखार। अगर कहा गया कि मोहन को 103 बुखार है, मोहन को है, राजन को है, किसी को भी बुखार है। ठीक है। मोहन को 103 बुखार है। तो ये 103 जो है ये लिखित तो नंबर ही है, संख्या ही है, लेकिन डॉक्टर बुखार चेक करने के लिए किसका प्रयोग करता है? हमेशा थर्मामीटर का। और थर्मामीटर में भी मापन होता है, तभी तो वो संख्या बता रहा है। तो जहां पर भी क्वांटिटी या मापन किया जा रहा है वहीं पर होगा हमारा परिमाणवाचक। कंफर्म है? जहां पर मापन संबंधी बातें आती हैं वही हो जाता है परिमाणवाचक। हमारे विशेषण के भेद यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे विशेषण की अवस्था। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं और उनका क्या क्या नाम है। तो किसी भी शब्द को विशेषण बनाने के लिए उसे 3 चरणों से या 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है। उसे ही विशेषण की अवस्था कहते हैं। किससे? 3 चरणों से। किसी भी शब्द को 3 चरणों से होकर जाना या फिर गुजरना विशेषण की अवस्था कहलाता है। और विशेषण की 3 अवस्था कौन सी है? पहली होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरा अवस्था और तीसरी होती है उच्चतम अवस्था, उच्चतम व्यवस्था, उच्चतम अवस्था, उच्चतम अवस्था। ठीक है। ये हो गई हमारे विशेषण की 3 अवस्थाएं, जहां पर किसी भी शब्द को विशेषण का रूप दिया जाता है। किसी भी शब्द को श्रेष्ठ या फिर बिल्कुल बेकार दिखाने के लिए इन तीनों अवस्थाओं का प्रयोग कर दिया जाता है। अब क्या होती है मूल अवस्था और क्या होती है उत्तरावस्था? तो मूलावस्था में क्या होता है कि कोई भी शब्द अपने मूल रूप में है तो उसे विशेषण बनाने के लिए क्या कर दिया जाता है? उसके रूप को कुछ इस तरह से टेबल में बदल देते हैं कि उसका रूप विशेषण का बन जाता है। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, हमारे पास कोई शब्द है, तीव्र है या निम्न है या फिर उच्च है या फिर अधिक है। अगर हमारे पास कोई भी शब्द
इस अवस्था में है। तीव्र माने तेज, निम्न माने कम, उच्च माने ज्यादा ऊंचा और अधिक माने ज्यादा। उच्च माने ऊंचा और अधिक माने ज्यादा। तो अगर शब्द इस रूप में है तो ये क्या कहलाती है? विशेषण की मूल अवस्था। ये कहलाती है विशेषण की मूला अवस्था, अर्थात इसमें विशेषण तो है लेकिन ये अपने प्रारंभिक चरण में है। अब इसे श्रेष्ठ दिखाने के लिए या और ज्यादा बेहतर करने के लिए क्या कर देते हैं? तो दूसरी अवस्था क्या है हमारी? उत्तरावस्था। तो उत्तरावस्था में क्या कर देते हैं? शब्दों के पीछे तर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तर लगा देते हैं। शब्द है हमारा तीव्र, तीव्र को कर देंगे तीव्र तर। ठीक है, ये तय है, तीव्र तर, तीव्र तर। ठीक है, अब ये और ज्यादा तेज हो गया। दूसरा शब्द है निम्न, निम्न में भी लगा दिया हमने तर। तो ये क्या हो गया? अभी तक केवल ये निम्न माने नीचे था या कम था, निम्नतर माने और अधिक नीचे हो गया। और उच्च में भी लगा दिया हमने तर, तो हो गया उच्चतर यानी कि और अधिक ऊंचा। ठीक है, और अधिक ऊंचा। और अधिकतर में लगा दिया, अधिक माने ज्यादा और अधिकतर माने कि हमेशा ही होता है इसके साथ ऐसा, यानी कि और अधिक ऐसा होना, या कोई भी चीज है कि वो और अधिक हो रही है। अब जो हमारी उत्तरावस्था थी उसमें क्या लगाया हमने? उत्तरा अवस्था में लगा दिया शब्दों के पीछे तर। ठीक है, लेकिन जो अंतिम होती है उत्तमा अवस्था या उच्चतर अवस्था, उत्तमा अवस्था में क्या कर देते हैं? शब्दों में ये उत्तमा अवस्था को ही उच्चतम अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, उच्चतर और उत्तमा दोनों एक ही हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उत्तमा अवस्था, उच्चतर भी बोल देंगे और उत्तमा भी बोल देंगे। तो उत्तमा अवस्था में क्या हो जाएगा? यहाँ पर शब्दों में लग जाएगा तम। क्या लग जाएगा? तम। ठीक है, आधा तय, पूरा तय और मैं, तम। तो यहाँ पर हमने लिखा तीव्र को तीव्रतर और उत्तमा में हो जाएगा ये तीव्र तम। ठीक है, तीव्रतम। यहाँ पर था ये चीज तेज थी, यहाँ पर और अधिक तेज हो गई और तीव्रतम मतलब सबसे तेज हो गई। अब इससे ज्यादा तेज कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही शब्द है निम्न, चीज कम थी, निम्नतर माने और अधिक कम हो गई, और निम्नतम माने हो गई कि इससे कम और कुछ नहीं हो सकता, निम्नतम। ठीक है, यानी कि सबसे कम होना। ऐसे ही हो गया हमारा उच्चतम, यानी कि सबसे ऊंचा, उच्चतम। ठीक है, उच्चतम। ऐसे ही हो गया अधिकतम, यानी कि इससे कम, इससे ज्यादा और अधिक कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से शब्दों को उनकी मूलावस्था से उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था तक पहुंचा दिया जाता है। और जब इस तरह से चीजों को उनकी अवस्थाओं से आगे भेज दिया जाता है तो वो विशेषण की अवस्थाओं के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज विशेषण के अंदर विशेषण के भेद, विशेषण के पद और विशेषण की अवस्थाएं। ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ रही हो, क्लियर हो रहा हो, तो देखिए कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमसे जुड़ सके। ठीक है, और जुड़ेंगे कब? जब आप हमारे सवालों के जवाब दोगे या बताओगे कि क्लास आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कैसी लग रही है। ठीक है, तो जितना हो सके प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका हो सके तो आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है एक दफ्तर में
एक दफ्तर में 300 कर्मचारी निरंतर परिश्रम करते हैं। एक दफ्तर में 300 कर्मचारी निरंतर परिश्रम करते हैं। निरंतर परिश्रम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कितने आपके विशेषण के शब्द हैं, तो ये आप आंसर बताइएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में क्वेश्चन का आंसर जरूर डालिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।